हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 9वां देखेंगे जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। आपका पहला प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखें। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, यानी हमें विषम बताना है। ठीक है, यानी जो चार ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में कौन सा अलग है हम लोगों को यही बताना है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जीवीकंद सब्जी है, बैगन सब्जी है, आलू सब्जी है, मूली सब्जी है। ये बताइए, इस चारों में से कौन सा ऑप्शन जो होगा सबसे अलग होगा। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, जो बैगन है ना, बैगन का जो खाने वाला हिस्सा है ना, बैगन का फल हम लोग खाते हैं, यानी इसका जो बैगन का फल है ना, इसी को खाते हैं। ठीक है, जबकि जिमीकंद, आलू और मूली, ये तीनों के बीच जो, ये तीनों में जानते हैं क्या है, इसका तना हम लोग खाते हैं। समझे कि नहीं? यानी बैगन का जो फल है वो चीज़ हम लोग खाते हैं, और जिमीकंद, आलू और मूली का जो तना वाला हिस्सा है वो हम खाते हैं। तो इनमें सबसे अलग कौन होगा भाई? सबसे अलग हो जाएगा बैगन, क्योंकि बैगन को छोड़कर ऑप्शन नंबर बी में जो बैगन दिया, इनको छोड़कर बाकी ऑप्शन जो है ना, इनका तना भाग हम लोग खाते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर बी का फल हिस्सा खाते हैं। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। बहुत बढ़िया, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, हम लोगों को बताना है। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो 16 से 65 और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं। उसी प्रकार 1562 में देखेंगे, उसी प्रकार 1249 में देखेंगे, उसी प्रकार 8 और 33 में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में, यहाँ पर हम लोग देखेंगे 16 से 65 बनाना मेरे लिए बेहद आसान है। कैसे? अगर हम 16 को 4 से गुना कर दें तो 16 चौका 64 होता है, प्लस 1 कर देंगे तो 65 बन जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 15 गुना करेंगे 4 से, 15 गुना 4 60, अब प्लस 2 हम ऐड करेंगे तो 62 बनेगा। ऑप्शन नंबर हम सी में देखेंगे, 12 से 49 बना है, 12 गुना 4 किया गया है और प्लस का 1 किया गया, 12 चौका 48 और 49 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, यहाँ पर क्या है? 8 दे, इनको गुना किया गया है 4 से, अब प्लस किया गया है 1, यानी 8 चौका 32 और 1 33। मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं, सब जगह किसी नंबर से गुना करके, यानी किसी नंबर कैसे, यहाँ पर जो नंबर दिया गया है बस उसी नंबर में 4 से गुना करके प्लस 1 करने पे आ रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में प्लस 2 किया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बाकियों से अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। समझ पाए हैं कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर सारा ऑप्शन में जो है ना प्लस 1 किया जा रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर प्लस 2 किया गया, इसीलिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई? ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं यानी निम्न श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पर सीरीज दिया गया है ना, इसमें बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इनके स्थान पर कौन सा नंबर रहेगा। यहाँ पर देखेंगे 4 से 8 कैसे बना, 8 से 35 कैसे बना, 35 से 51 कैसे बना, 51 से 176 कैसे बना, 176 से क्वेश्चन मार्क बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी इस वैरायटी का क्वेश्चन है ना, आपको केवल इनके बीच में डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर निकालना है भाई। ठीक है, यानी कि 4 से 8 बना है, इसके बीच में कितना का अंतर है? 4 है। बहुत बढ़िया, 4 में प्लस 4 करेंगे तो 8 बन जाएगा। अंतर का मतलब होता है बड़का माइनस छोटका, यानी 4 में प्लस का 4 हम लोग ऐड करेंगे तो 8 बनेगा। बहुत बढ़िया, 8 से 35 कैसे बनेगा भाई? 8 से 35 बनेगा। यहाँ पर देखो 8 में कितना प्लस करे कि 35 बन जाए, तो मेरे दोस्त 8 में 27 प्लस किया जाना होगा। ठीक है, 35 से देखेंगे 51 कैसे बना है,
35 से 51 कैसे बना है इसको देखेंगे हम लोग। तो 35 में प्लस का 16 ऐड करेंगे तब जाके 51 बनेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा 51 से 176 कैसे बनेगा भाई? 51 से 176 कैसे बनेगा भाई? देखो 35 से 51 बना है, प्लस का 16 किया गया है। 51 से 176 बनेगा, प्लस का कितना किया गया है? यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 1 जेव का त्यों। बहुत बढ़िया। यानी 51 में प्लस का हम लोग 125 करेंगे तो 176 बनेगा। तो ई बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो वैल्यू ज्ञात करना होगा यहाँ पर कितना प्लस किया जाना चाहिए? ये बताइए पहले आपको लॉजिक समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल लॉजिक समझ में आ गया। यहाँ पर प्लस 4 हुआ है, फिर प्लस 27 हुआ है, फिर प्लस 16 हुआ है, फिर प्लस 125 हुआ है। तो अगली बार कितना होगा मेरे दोस्त? मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो 4 है ना, ये क्या है? 2 का स्क्वायर है। यहाँ पर 27 जो है ये क्या है? 3 का क्यूब्स है। यहाँ पर 16 क्या है? 4 का स्क्वायर है। यहाँ पर 25 क्या है? 5 का क्यूब्स है, घन है। यानी कि पहले 2 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब्स, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब्स। तो अगली बार होगा क्या? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। तो 176 में 36 को हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 6 6 12 के 2 कैरी 1, 17 3 20 और 1 21, यानी 212 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 212 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न श्रृंखला में रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। मेरे दोस्त मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है ना, यहाँ पर जो खाली खाली स्थान है, इनके स्थान पर इस चारों ऑप्शन में से किस लेटर को रखा जाएगा ताकि यह श्रृंखला पूरा तरह से दिखने लगे। अच्छा मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए ना, आपको करना कुछ नहीं, केवल इसको आप ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। ग्रुपिंग मेथड क्या कहता है? ग्रुपिंग मेथड कहता है कि इसमें जितना भी लेटर है सभी लेटर को पहले आपस में काउंट करो, गिनो। यानी 1 2 3 खाली स्थान को भी गिना जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, इसमें काउंट करो टोटल नंबर ऑफ लेटर है कितना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है मेरे दोस्त? 15 है। ठीक है, तो 15 है तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पर जो 15 है ना, इस 15 को आप 3 गुना 5 लिख सकते हो कि नहीं? यहाँ नहीं लिखते, नीचे लिखते हैं। यानी यह 15 जो है इसमें लेटर कितना है भाई? 15 लेटर है ना। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना लिख सकते हैं 5 में। ठीक है, कहने का मतलब या तो 3 3 का ग्रुप बनेगा या 5 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? सबसे पहले 5 का हम ग्रुप बनाएंगे। 5 का 3 ग्रुप बना लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना? 1 2 3 4 5, 5 का ग्रुप बन गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 का हमारे पास 3 ग्रुप बन गया। ठीक है, 5 5 का कितना ग्रुप बन गया भाई? 3 ग्रुप बन गया। हमारा दूसरा मेथड अब क्या कहता है इसमें? यहाँ पर अब सेकेंड स्टेप पे हम लोग करेंगे क्या, जो यह ग्रुप बना ये देखते हैं हम लोग कि आपस में सेम है कि नहीं। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप का पहला लेटर क्यों है और लास्ट ग्रुप का पहला लेटर क्यों है? बहुत बढ़िया। यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप का तीसरा लेटर टी है, सेकंड ग्रुप का भी तीसरा लेटर टी है। चलिए इसका मतलब है, और यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप का लास्ट लेटर टी है, सेकेंड ग्रुप का लास्ट लेटर टी है, थर्ड ग्रुप का लास्ट लेटर टी है। इसका मतलब सारा ग्रुप आपस में सेम है, यानी सारा ग्रुप एक जैसा है। तो हम किसी एक को देखकर सारा ग्रुप भर लेंगे, यानी किसी भी एक को देख कर ग्रुप भर लेंगे और उसको कॉपी करके सब भर देंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे सेकेंड ग्रुप में सेकेंड लेटर बी है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ग्रुप में यहाँ पर बी भर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट ग्रुप में चौथा लेटर जो है आर है, तो मैं यहाँ पे आर भर सकता हूँ। बिल्कुल, हमारा ग्रुप क्या बना? क्यू बी टी आर टी। क्यू बी तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू बी टी, यहाँ पर आ जाएगा आर टी, यहाँ पर क्यू बी
टी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्यों बी टी आर टी ग्रुप बना है। तो ये बताइए हम लोगों ने क्या क्या भरा है भाई, हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या भरा है उसी को तुम लिखना होगा। यानी सबसे पहले बी भरा है, तब आर भरा है, तब क्यू भरा है, तब आर भरा है, तब टी भरा है। इसको कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ध्यान से देखिए आप लोग, किस ऑप्शन में दिया है, बी आर क्यू आर टी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना है आप इसको जरूर समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि c बराबर 24, ई वाई ई बराबर 46, तब एफ ओ एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं c का स्थान होता है 3 पे, तो इसको 24 कैसे लिखा है जानते हैं। c का जो विपरीत लेटर होता है x होता है, ठीक है। x का प्लस वैल्यू होता है कितना, x का प्लस वैल्यू होता है कितना मेरे दोस्त, 24 होता है, उसी 24 को लिखा है। यानी कहने का मतलब बहुत यहाँ पर आसान लॉजिक है, लेकिन समझते हैं तो। यानी सी का अपोजिट लेटर का क्रमांक वैल्यू लिख दिया है। यहाँ पर देखेंगे ई का अपोजिट लेटर क्या होता है, भी होता है। वाई का अपोजिट लेटर क्या होता है, बी होता है। ई का अपोजिट लेटर फिर से भी होता है। समझ पाए हैं। अब देखो, यानी भी का स्थान कितना होता है 22, बी का स्थान कितना होता है 2, भी का स्थान होता है 22, 22 दूनी 44 और 2 कितना 46, यही 46 को लिखा है। ये बताइए ये लॉजिक आपको समझ में आया कि नहीं। मेरे प्यारे साथियों, हमने आपको क्या बोला कि यानी इसके जो भी लेटर का प्लेस वैल्यू है ना, इसके अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड कर देंगे तो 46 बच जाएगा। सेम उसी प्रकार एफ ओ एक्स है ना, इनमें लगाएंगे। एफ का विपरीत लेटर क्या होता है भाई, एफ का विपरीत लेटर कितना होता है, यूं होता है। अच्छा, ओ का विपरीत लेटर कितना होता है, यहाँ पर लिखते हैं और ऊपर लिखते हैं, ताकि इसका हम लेटर का प्लेस वैल्यू भी ऐड कर देंगे। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम लोग एफ का जो विपरीत लेटर होता है यूं होता है, ओ का विपरीत लेटर कितना होता है, एल होता है, एक्स का होता है कितना, सी। बस इसी का प्लेस वैल्यू को जोड़ देंगे। यूं आता है 21 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे। इन सभी को ऐड करेंगे, कितना बनेगा भाई, 21 में 12 को जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, 33 में 3 को जोड़ेंगे 36 बनेगा। 36 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सही। ठीक है दोस्त, कितना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी यहाँ पर लेटर का प्लेस वैल्यू नहीं, बल्कि लेटर के अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू को ऐड करके लिखा गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी जरूर समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 7:20 यानी 7:20 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्त। मैं आपको एक बात बता दूं, एंगल निकालने का इसका एक ट्रिक होता है। क्या, एंगल यानी कोण जब भी निकालना हो ना, टाइम और जब भी तो टाइम दिया हो घंटा और मिनट, तो वहाँ पे कोण निकालने का एक फार्मूला होता है। ध्यान से देखें क्या होता है, 60H डिफरेंस 11m/2 होता है। समझ पा रहे हैं, 60H डिफरेंस 11m/2 होता है। ए से एंगल, एच से घंटा, एम से मिनट। ठीक है, इसी पे हम पुट करेंगे, हमारा आंसर बड़ा ही आसान तरीका से निकलेगा। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कितना है भाई, 60 है। एच का वैल्यू कितना है ये बताइए पहले। एच का वैल्यू मतलब घंटा, यानी घंटा के स्थान पर घंटा वाला सुई कितना है, 7 है, तो 7 लिखेंगे, माइनस 11। एम मतलब मिनट, मिनट के जगह पर हम 20 लिखेंगे, बाटा में हो जाएगा कितना भाई, 2 हो जाएगा। ये बात को समझ लिए आप लोग, बहुत बढ़िया। यानी 7 को हम 60 से गुना करेंगे तो 420 होगा, 11 को 20 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 220 होगा। अब बाटा में हम कितना कर देंगे, 2। आगे चलेंगे, जब 420 में से 220 घटेगा तो मेरे दोस्त 200 बचेगा। और जब हम 200 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा भाई, 200 को जब हम 200 से भाग करेंगे तो 100 डिग्री आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 100 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा सही। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत इंपॉर्टेंट है, कर है यहाँ पर कथन दिया है, यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। ध्यान से देखें क्या कर रहा है, कर रहा है कुछ कैप है, कुछ हैट कैप है, कुछ हैट कैप है। तो इसका आरेख कैसे बनेगा भाई, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर कुछ हैट कैप है, ये हो जाएगा हैट का, ठीक है, यानी हैट लिखते हैं इसका ऐसे, ये हो जाएगा हैट का आरेख। तो कुछ हैट क्या है भाई, कुछ हैट कैप है, तो ये कैप का अलग बन जाएगा, बहुत बढ़िया, ये हो गया कैप, बहुत बढ़िया। अच्छा आगे क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखेंगे। कुछ हैट कैप है, कुछ कैप चटाई है, कुछ कैप जो है चटाई है, यानी कैप का थोड़ा सा हिस्सा क्या हो जाएगा, चटाई हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इसको जो चटाई का आपने आरेख बनाया है ना, इसको यहाँ पर मत बनाना। इसमें जब भी वेन डायग्राम से इसको हम करते हैं ना, तो इसमें करते हैं कम से कम स्थान जहाँ कटिंग करता है ना, उसी को लेते हैं। यहाँ पर हमने काटा तो हेड का भी कट गया और कैप का भी कट गया, इसीलिए यहाँ पर केवल कैप को काटेंगे, ना कि यहाँ पर काटेंगे, ठीक है। और हमारा निष्कर्ष क्या कहता है, बस उसी को अब देखेंगे। निष्कर्ष कहता है कुछ हैट नहीं, कुछ कैप हैट है मेरे दोस्त। देखेंगे कुछ कैप और हैट है, कैप और हैट के बीच में कॉमन पार्ट को देखेंगे। कुछ कैप हैट है, देखो यहाँ पर इतना जो हिस्सा है ना कैप का, ये हैट में भी है और इतना हिस्सा हैट का कैप में भी है, यानी इतना जो कॉमन पार्ट है। बिल्कुल सही जवाब कहा है इसने कि कुछ कैप हैट है, ये बात बिल्कुल सही बोला है उसने। अगला कह रहा है कुछ चटाई कैप है। देखो चटाई और कैप के बीच में हम कॉमन वैल्यू को देखेंगे, कॉमन पार्ट को देखेंगे, तो यहाँ पर कॉमन पार्ट बिल्कुल है। इसका मतलब यहाँ से भी ये बात भी बिल्कुल सही कह रहा है कि कुछ चटाई जो है ना कैप है। तो हमारा आंसर क्या होगा, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 उपयुक्त हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है भाई, कैसे किए हैं आप, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न ब्लड रिलेशन से है मेरे दोस्त। देखो ब्लड रिलेशन चैप्टर में हमने आपको एक वीडियो बना रखा है, एक ऐसे 2 वीडियो बना रखा है। पुरुष होगा उसको त्रिभुज में बंद करेंगे और महिला को हम बंद करते हैं सर्किल में, ठीक है। अच्छा जनरेशन में जो धरती पर पहले आया है उसे पहले लिखते हैं, जो बाद में आया है उसे बाद में लिखते हैं। यानी हम लोगों का दादाजी पहले आए तो ऊपर रहेंगे, उसके नीचे हमारे पिताजी, उसके नीचे हम रहेंगे। ऐसे जनरेशन गैप हम लोग लिखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। कथन कर रहा है के आर का भाई है, के जो है आर का भाई है। के क्या है भाई, आर का भाई है। जो के है ना आर का भाई है, तो आर के बराबर में आएगा, क्योंकि भाई जो है एक ही जनरेशन में आता है। अच्छा के भाई है किनका, आर का। इसका मतलब के का हमें जेंडर मालूम है कि के क्या है, पुरुष है। भाई है इसका मतलब पुरुष है, तो पुरुष है तो इसको हम बंद करेंगे त्रिभुज में। त्रिभुज का मतलब पुरुष होता है और सर्किल का मतलब महिला होता है। ब्लड रिलेशन चैप्टर में आपको फैमिली ट्री बनाने में अगर थोड़ा भी दिक्कत हो रही है ना, तो हमारे इसी चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ब्लड रिलेशन चैप्टर का हम लिंक डालेंगे, आप लोग जाके वहां से जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको इस क्वेश्चन करने में थोड़ा भी दिक्कत ना हो। आगे क्वेश्चन कहता है पी के की बहन है। जो पी है ना वो के की बहन है, तो के बराबर में ही आएगा पी। अच्छा पी बहन है, इसका मतलब पी क्या है, महिला है, इसीलिए इसको हम बंद करेंगे सर्किल में। बहुत बढ़िया। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है टी एस का भाई है। जो टी है ना एस का भाई है, इसमें अभी एस और टी नहीं आ पाया है, तो इसको अभी नहीं लिखेंगे, इसको हम अभी नहीं लिखेंगे। निचला पॉइंट कहता है एस आर की पुत्री है। जो एस है ना आर की पुत्री है, तो आर से नीचे आ जाएगा एस। अच्छा एस क्या है, पुत्री है, इसका मतलब पुत्री है, आर से नीचे आएगा एस। पुत्री है इसका मतलब क्या है, महिला है, इसीलिए इसको भी हम बंद करेंगे सर्किल में। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन हमने एक पॉइंट ऊपर छोड़ा था, टी एस का भाई है। जो टी है ना एस का भाई है, टी एस का भाई है, तो टी को मैं यहाँ पे बना लूँगा। टी क्या है, एस का भाई है। भाई है इसका मतलब इसको बंद करेंगे हम त्रिभुज में। ये बात आपको समझ में आ गया। टी क्या है, एस का भाई है। बहुत बढ़िया है, टी क्या है, एस का भाई है।
अब बताओ मेरे दोस्त, इतना फैमिली ट्री बन के रेडी हो चुका है। ये क्वेश्चन का इतना सा ही फैमिली ट्री बना, इससे जितना भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछ ले हम सारा क्वेश्चन बता सकते हैं। प्रश्न पूछा है पी का टी से क्या संबंध है। पी का टी से क्या संबंध है भाई? देखो जो पी है ना, पी का टी से क्या संबंध है मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। यानी कि टी का बहन है एस और एस का आर। अच्छा एक बात बताते हैं, आर का हमें जेंडर मालूम नहीं चला है कि ये पुरुष है कि महिला है। ठीक है, यानी आर जो है ये पुरुष है कि महिला है मालूम नहीं चला है। तो यहाँ से हम कैसे निकालते हैं रिलेशन, ध्यान दीजिएगा। टी का एस क्या है? बहन है। अच्छा अगर आर मेल हुआ यानी पुरुष हुआ तो एस का पिताजी होगा, तो एस का जब पिताजी होगा तो टी का भी पिताजी होगा। तो टी का पिताजी जब आर होगा तो आर का बहन होगी यहाँ पर पी। कैसे? क्योंकि आर का भाई है के का बहन है पी, इसका मतलब आर का भी बहन होगी। तो अगर आर यहाँ पे पुरुष हुआ तो पी क्या होगी? फुआ लगेगी। अगर आर महिला हुआ तो आर के बहन को क्या बोलेंगे? मौसी। तो इसका मतलब है मेरे दोस्त आर का जेंडर मालूम नहीं है, जिसके वजह से इसका कंफर्म आंसर तो हम दे नहीं सकते। तो अगर आर पुरुष हुआ तो पी इसकी फुआ होगी, अगर आर महिला हुई तो टी का मौसी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा मौसी या बुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में इसको दिया गया है। ठीक है भाई, तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को भी जरूर समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि ए का ए घटाव को दर्शाता है, बी गुना को दर्शाता है, सी भाग को दर्शाता है तथा डी जोड़ को दर्शाता है तो 3b 4d 5a 6 सी क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन के अंदर है C1 का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन के भीतर में सबसे पहले क्या बोला है, क्वेश्चन को जो बोला है उसको लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन के भीतर में 3 है। ठीक है, तो हम लोग इसको बोर्ड मास के तरीका से सॉल्व करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को भी लिखना जरूरी है। 3 है, 3 के बाद में क्या है? बी है। 3 के बाद में क्या है भाई? ध्यान देंगे, 3 के बाद में क्या है? बी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3, समझ पा रहे हैं? बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है गुना। देख रहे हैं बी का मतलब क्या है भाई? गुना है। तो बी के स्थान पे हम क्या लिखेंगे भाई? बी के स्थान पे हम लिखेंगे गुना। बहुत बढ़िया। आगे क्या बोला है? 4 है। 4 के बाद में क्या है? डी है। तो डी का मतलब क्या है? जोड़। डी का मतलब है जोड़। बहुत बढ़िया। उसके बाद 5 है। ए का मतलब है घटाव। 6 है। उसके बाद कोष्ठ बंद हो गया। यहाँ पर क्या है? सी का मतलब क्या है? भागा है। उसके बाद 1 है ना। अब मेरे दोस्त इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के तरीका से। बोर्ड मास के तरीका से सॉल्व करते हैं। अब बोर्ड मास क्या कहता है? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तब ऑफ सॉल्व करो, तब डिवाइड सॉल्व करो, तब मल्टीप्लाई सॉल्व करो, तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बोर्ड मास के तरीका से हम लोग जो कोष्ठ के भीतर है इसको पहले सॉल्व करेंगे। कोष्ठ के भीतर में भी पहले गुना करेंगे, तब प्लस करेंगे, तब माइनस करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 4 तिया हो जाएगा 12, प्लस का ये 5 ऐसे ही ठीक है, माइनस का 6 ऐसे ही ठीक है, कोष्ठ के भीतर बंद हो जाएगा और डिवाइड बाई 1 ऐसे ही रहेगा। अब देखेंगे मेरे दोस्त इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा। 12 में 5 को जोड़ेंगे तो 17 होगा। अब माइनस 6 करेंगे, 12 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 17। अब माइनस 6 करेंगे, 12 5 17 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा भाई? 12 अब 5 17 माइनस 6 11 बचेगा। 11 को हम भागा करेंगे 1 से। ठीक है, तो 11 को जब हम भागा 1 से करेंगे, यानी किसी भी नंबर को जब हम 1 से भागा करते हैं तो नीचे में 1 तो छिपा रहता है, 1 का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। किसी भी नंबर को 1 से भागा करते हैं तो उसका आंसर वही नंबर होता है। तो 11 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 सही। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। कह रहे ममता और नंदिनी सुबह में शतरंज खेल रही है।
अगर नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है जिस समय वह खिल रही है, तो ममता किस दिशा में देख रही है। देखो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले डायरेक्शन बनाकर आपको समझाते हैं। देखो जब भी पेपर पे हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं मेरे दोस्त, तो वहाँ पे होता है क्या कि हमेशा पेपर पे जब भी डायरेक्शन बनाना होगा ना, तो हमेशा ऊपर में जो होता है वो कौन सी डायरेक्शन होती है आपको मालूम है। बिल्कुल ऊपर में हमेशा, कहीं भी बना लो, धरती पे रहो, पृथ्वी पे रहो, चांद पे रहो, आसमान में रहो, पानी में रहो, कहीं भी रहो, ऊपर में हमेशा मेरे दोस्त उत्तर होता है जब भी पेपर पे डायरेक्शन बनाना होता है। ठीक है, ऊपर में क्या होता है भाई, उत्तर होता है। ये बात को आप लोग विशेष तरीका से समझिएगा। अच्छा, जब ऊपर में उत्तर हो गया, जब ऊपर में उत्तर हो गया, तो इसके नीचे यानी दक्षिण में अपोजिट हो, नीचे में दक्षिण हो जाएगा अपोजिट, क्योंकि उत्तर का विपरीत दक्षिण होता है, हम सभी को जानते हैं। अच्छा, हमेशा जो हमारा दाहिना हाथ है ना, वो दाएं तरफ में होता है पूर्व, तो इधर हो जाएगा पूर्व। ठीक है। अच्छा, बाएं बगल बचा ये हो जाएगा पश्चिम, क्योंकि पूर्व का अपोजिट होता है पश्चिम। अब इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करो। क्वेश्चन ने क्या को बोला है, क्वेश्चन ने बोल रहा है सुबह की बात हो रही है, तो सुबह में सूरज किस दिशा में उगता है भाई। सुबह में सूरज जो है उगता है वो पूर्व दिशा में। ठीक है, तो सूरज को हम बना लेते हैं पूर्व दिशा में। बहुत बढ़िया। हम लोगों से क्वेश्चन कहा है, क्या कहा है उसको ध्यान से अब देखेंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा है, ममता देखिए ध्यान से, अगर नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है, जो नंदिनी है सूर्योदय के सूर्योदय की तरफ देख रही है, इसका मतलब जो नंदिनी है वो पूर्व दिशा में देख रही है। बात कहने का मतलब ई है, नंदिनी किस दिशा में दिख रही है, नंदिनी हो जाएगी ई। नंदिनी दिख रही है किधर, पूरब दिशा में, तो नंदिनी का हम एरो बना देंगे पूरब दिशा में। अच्छा, देख रही है जिस समय वो खेल रही है। अच्छा ये बताइए, नंदिनी, ममता और नंदिनी सुबह में शतरंज खेल रही है। शतरंज जब खेला जाता है तो एक दूसरे का अपोजिट में बैठा जाता है। जब नंदिनी पूरब दिशा की ओर बैठ के खेल रही है, तो इसका मतलब जो ममता है वो बैठेगी किधर, पश्चिम की तरफ मुंह करके, वो बैठेगी पश्चिम की तरफ मुंह करके। ऐसे समझ पाए हैं कि नहीं। शतरंज अपोजिट में बैठ के खेला जाता है, तो नंदिनी का चेहरा किस दिशा में है, पूरब दिशा में है जिस समय खेल खेल रही है। तो ममता किस दिशा में दिख रही है भाई, तो ममता किस दिशा में दिख रही है, पश्चिम दिशा में, यानी अपोजिट, पूर्व का अपोजिट पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया बेहतरीन सा क्वेश्चन था, समझने का फेरा था इसमें। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर। चलिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखेंगे भाई। कह रहा है पक्षी है, मछली है और मुर्गा है, ये तीनों के बीच में सही बिनर कौन सा बनेगा बताना है। मेरे दोस्त देखो, पक्षी और मछली के बीच में कोई संबंध है आपस में कि नहीं, नहीं कोई संबंध नहीं है। कैसे, क्योंकि मछली अलग है, पक्षी अलग है, तो इन दोनों का डायग्राम तो अलग अलग ही बनेगा। बहुत बढ़िया, इन दोनों यानी पक्षी का अलग बनेगा, मछली का अलग बनेगा। अच्छा ये बताइए भाई, मछली और मुर्गा के बीच में कोई रिलेशन है, नहीं, मछली अलग है, मुर्गा अलग है, इनके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा एक बात बताएंगे, अब हम इनमें रिलेशन ढूंढ लिए, तो अभी पहला और तीसरा में रिलेशन ढूंढेंगे। पक्षी और मुर्गा के बीच में कोई रिलेशन है, हाँ बिल्कुल है। जितना भी मुर्गा होता है सारा मुर्गा पक्षी वर्ग के अंदर आता है, इसीलिए पक्षी के भीतर में मुर्गा आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा भाई वैसे देखो, ये हो जाएगा एम से मुर्गा, ये हो जाएगा मुर्गा का आरेख। सभी मुर्गा जो है पक्षी है, तो ये पक्षी के हो जाएगा, ये हो जाएगा पक्षी। अच्छा मछली का अलग होगा, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सही। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि आज सोमवार है, ठीक है, आज क्या है भाई, आज जो है ना सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो 63 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो जब भी 7 से ज़्यादा दिन दिए जाते हैं तो उसको 7 से भागा देते हैं। मेरे दोस्त ये जो कैलेंडर चैप्टर है ना, ये टोटल का टोटल ऑड डेज पे आधारित है। ऑड डेज का मतलब विषम दिन पे आधारित है। ठीक है, यानी दिन की संख्या यहाँ पर कितना है, 63। देखो 7 से हम भागा देंगे 63 में,
ठीक है। तो 7 से भागा देंगे तो 7 गुना 9 यानी 7 9 कितना हो जाएगा 63। शेषफल कितना बचेगा 0। 0 क्या बचा भाई शेष। 7 के शेषफल को ही विषम दिन कहते हैं। ठीक है, यानी आज सोमवार है तो 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम 63 को क्या करेंगे विषम दिन निकालेंगे। 63 में कितना है, जब हमने 7 से भागा देकर चेक किया तो 7 में विषम दिन आया ही नहीं, 0 आया। तो इसका मतलब कैलेंडर में जो दिन दिया गया है आज ना, उसमें 0 दिन प्लस होगा। अब प्लस क्यों हो गया, क्योंकि 63 दिन बाद जा रहे हैं इसीलिए। अगर 63 दिन पहले जाते तो हम माइनस करते। तो सोमवार में 0 दिन प्लस करो तो आंसर क्या निकल के आएगा मेरे दोस्त, सोमवार ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारा प्रश्न बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।